जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ज्ञान बैच में, जहाँ पे मैं आपको बायोलॉजी कराने जा रही हूँ, है ना। देखिए, मैंने आपको क्या किया था, मैं सेल वाला चैप्टर आपका स्टार्ट किया था। कल आपका एक पार्ट इसका कंप्लीट हो गया था। उसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट चलने वाला है इसमें, तो आगे देखते हैं इसमें क्या करने वाले हैं हम। देखो, इससे पहले आपको क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ। जो आपकी करंट अफेयर की क्लास है वो सुबह 7 बजे आपकी 29 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी, जो आपको ललित तोमर सर कराने वाले हैं। बात करें मैथ की क्लास की, तो 9:30 बजे डेली आपकी मैथ की क्लास चल रही है। रीजनिंग की क्लास 11 बजे सैटरडे और संडे में आपको डेली कराई जाए, मतलब सैटरडे और संडे में कराई जाएगी। और बात करें स्टैटिक क्लास की, तो 2 बजे दोपहर में आपकी ललित तोमर सर कराते हैं। और साइंस की क्लास मिलती है आपको मेरी रिकॉर्डेड फॉर्म में। रिकॉर्डेड फॉर्म में क्यों मिलती है? क्योंकि देखो, एग्जाम आने वाला है, एग्जाम आने का टाइम है बिल्कुल, और आपको टाइम बचाना है। तो टाइम बचाने के लिए साइंस की क्लास तो ऐसी है, आप स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी और देख सकते हो, लेकिन बाकी की सारी क्लासेस जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बाकी क्लासेस आपको लाइव दी जाती है। मेरी क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, है ना। उसके बाद देखते हैं आगे। देखो, कल जैसे मैं सेल चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, तो मैं स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस लेके आई थी। कर भी लिए होंगे आपने, क्योंकि मैंने आगे के सारे टॉपिक उसके क्लियर करा दिए थे, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आए थे। ऐसे ही यहाँ पे देख लो, जो आगे हम टॉपिक करने वाले हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी के रिसेंटली एग्जाम्स में आए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, कौन सा कोशिका के भीतर, मतलब कौन सा अंग है कोशिका का जो कोशिका के भीतर परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह का कार्य करता है। which functions both as passageway for intercellular transport and as a manufacturing surface। मतलब इसमें से कौन सा कोशिकांग है जो उसमें काम करता है, किसका, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने का सेल के अंदर। तो इसका क्वेश्चन है, ऑप्शंस देखियो, माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें राइबोसोम है, प्लास्टिड्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आंसर देखिएगा, आप बताइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पादप कोशिका में बड़े झिल्लीदार अंग होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं। Which of the following plant cells have large membranous organelles that help in photosynthesis? प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें कौन सा ऑर्गेनल है जो हेल्प करता है, ये आपको बताना है। प्लास्टिड है, लाइसोसोम है, न्यूक्लियस है, या गोल्जी बॉडी है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक साइट के रूप में कार्य करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। क्वेश्चन है, देख के आंसर लगाएंगे, बाद में लास्ट में मैं करा दूंगी इनको आपको, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, कल जो हमने क्लास की थी, लास्ट वाली क्लास, उसमें मैंने कुछ सेल के ऑर्गेनली आपको करा दिए थे। कौन कौन से थे एक बार देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको कराया था सेल वॉल, साथ में क्या कराया था, सेल मेम्ब्रेन, और अगर बात करें तो न्यूक्लियस, और क्या कराया था न्यूक्लियस के साथ में, उसमें अंदर क्या क्या प्रेजेंट था, डीएनए, आरएनए, है ना। डीएनए था, आरएनए था, और क्या था, और आपका क्रोमोसोम था। और क्या किया था साथ में आपने माइटोकॉन्ड्रिया किया था। क्रोमोसोम के साथ में आपने जीन किए थे, है ना। तो ये जितने आपके पास मैंने लिख के आपको बताए, ये सारे टॉपिक जो थे आपके लास्ट वाली क्लास में कंप्लीट हो गए थे। जिसने नहीं देखा हो वो जाके पीछे वीडियो देख लेना, है ना। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है राइबोसोम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, राइबोसोम। अब बात करेंगे हम कि सेल के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे अपना काम करते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए, स्टार्टिंग से बात करें तो शब्द है राइबोसोम बना हुआ है दो शब्दों से मिलके, राइबो प्लस सोम। अगर राइबो की बात करें तो राइबो बना हुआ होता है आरएनए और प्रोटीन का। मैंने बात की थी ना, जहां अगर मैं पिछली क्लास की बात अगर आपसे करने लगूं, तो उसमें मैंने क्या बात की थी, जहां आपको आरएनए, जहां आपको राइबो, जहां आपको राइबोस, या जहां आपको राइबोसोम शब्द मिल जाए, वहां रिलेट कर लेना उसको किससे, प्रोटीन से। तो यहाँ भी देखिए, जो राइबो शब्द राइबोसोम्स का मिलके बना हुआ है, वो कहाँ से बना है, आरएनए प्लस प्रोटीन को मिलाकर, है ना। और सोम्स का मतलब ग्रेन्यूल, छोटे छोटे कण, मतलब कि आरएनए प्रोटीन को मिलाकर जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स सेल के अंदर मिलकर बने हुए होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको राइबोसोम कहा जाता है। स्ट्रक्चर में जैसे देख लें, ये कोई सेल है,
ठीक है। ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है जिसकी हम कल बात कर रहे थे, न्यूक्लियस के ऊपर उसकी अपनी मेम्ब्रेन है। अब सेल के अंदर बहुत सारी चीजें थी। पहली बात मैंने क्या की, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसका अपना न्यूक्लियोलस होगा, है ना, इसका अपना अंदर डीएनए होगा, इसका अंदर अपने क्रोमेटिन होगा। ये तो बात हमने न्यूक्लियस के ऊपर की थी, लेकिन साथ में उसके और ऑर्गेनल भी होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के अंदर मिलेगा। मैं बात करूं क्लोरोप्लास्ट, वो आपको सेल के अंदर मिलेगा। मैं बात करूं किसकी, जो गोल्जी बॉडीज होते हैं उनकी। मैं बात करूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जो अभी आगे आने वाला है। ये सारे सेल्स के अंदर आपको मिलते हैं। राइबोसोम कहाँ मिलता है, अगर सेल की स्ट्रक्चर देखोगे तो छोटे छोटे ऐसे करके ग्रेन्यूल सेल के अंदर पड़े हुए मिलेंगे आपको। ये ग्रेन्यूल्स जो सेल में बिखरे हुए पड़े हुए होते हैं, इनको बोला जाता है राइबोसोम, है ना। अब देखो इसकी डिस्कवरी की अगर मैं बात करूं तो एक साइंटिस्ट हुए हमारे पैलेट, जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की उन्हीं के नाम पे राइबोसोम्स का दूसरा नाम भी है, जिसको बोला जाता है पैलेट पार्टिकल्स। मैंने बताया था ना, जब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें ये जो क्रिस्टी वाली स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनके ऊपर कुछ राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं, और ये जो होते हैं इन्हीं को बोला जाता है पैलेट पार्टिकल या F1 पार्टिकल्स या राइबोसोम, कुछ भी बोल सकते हो आप। दूसरी चीज इसमें देखें कि सबसे छोटा कोशिकांग, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली। अगर हम बात करें सेल्स की, पूरी सेल की, तो उसमें सबसे छोटा जो अंग है वो कौन सा है, उसके अंदर राइबोसोम है सबसे छोटा अंग। इसी में आगे बात करें कि ये है सार्वत्रिक कोशिकांग या यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ द सेल। सेल का यूनिवर्सल कंपोनेंट है। क्यों है, देखिए, प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। कहने का मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों टाइप की सेल्स के अंदर मिलता है। प्रोकैरियोटिक कौन सी वाली, जिनका न्यूक्लियस हमें क्लियर नहीं था। यूकैरियोटिक कौन सी वाली, जो मैच्योर थी, जिनका न्यूक्लियस मैच्योर था, जिनके ऑर्गेनल्स मैच्योर थे, है ना, जिसके एकदम मेम्ब्रेन वगैरह सारी चीजें अच्छी से बनी हुई थी। तो कहने का मतलब ये सार्वत्रिक क्यों है, यूनिवर्सल क्यों है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक जिसमें सारी चीजें प्रेजेंट नहीं थी उसमें भी मिला, और कहाँ मिला आपको, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में कौन आ जाएगा, जैसे कि आपका इसमें कौन आ जाएगा, इसमें ले लीजिए बैक्टीरिया को, प्रोटोजोआ, सभी के अंदर कौन मिलेगा, सभी के अंदर राइबोसोम मिलेगा। यूकैरियोटिक में अगर मैं बात करूं तो एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमंस, जितने भी यूनिसेलुलर हो गए, है ना, सारे यूकैरियोटिक के अंदर आ गए। तो राइबोसोम कहाँ मिलता है, इतना आपको पता चल गया। अब देखते हैं इसके बारे में आगे थोड़ा सा और। क्वेश्चन आता है कि राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है, मैन्युफैक्चरिंग इन द सेंटर। बनता कहाँ पे है ये बनता है सेंटर में। सेंटर मतलब केंद्र में, केंद्र मतलब न्यूक्लियस में। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि जो आपका राइबोसोम्स है इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो निर्माण होता है इसका कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर। दूसरी बात है कि इसके ऊपर कोई आवरण नहीं पाया जाता, नो कवर इज फाउंड, इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं पाई जाती। मैंने बात की थी जब हम सेल ऑर्गेनली हमने स्टार्ट किए थे, तो मैंने 3 तरह के बताए थे। एक कौन से, जिनके ऊपर सिंगल लेयर होगी, दूसरे कौन से जिनके ऊपर डबल लेयर होगी, और तीसरे बताए थे जिनके ऊपर कोई लेयर ही नहीं होगी। तो ये तीसरे वाले में आते हैं, कौन से, जिनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं पाई जाती। आगे बात करते हैं। देखिए हमारी बॉडी में एक बैक्टीरिया होता है इश्चीरिया कोलाई, या जिसको ई कोलाई बोल देते हैं, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है। कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो ये बैक्टीरिया है तो मतलब कि कैसा है, यूनिसेलुलर, सिंगल सेल है। इसके अंदर ही अगर राइबोसोम की संख्या देखी जाए तो 10,000 होती है। अब ये देखिए आप, सिंगल सेल के अंदर अगर इसकी संख्या 10,000 है, तो हमारी बॉडी के अंदर तो पता नहीं कितनी होगी। स्तनधारी में एक कोशिका में कितने होते हैं, इन्होंने बताया कि 10 मिलियन के आसपास तो हमारी कोशिका के, एक स्तनधारी की कोशिका के अंदर होते हैं। तो राइबोसोम्स की संख्या कितनी ज्यादा होती होगी हमारी बॉडी में, है ना। अगर इसके फंक्शन की मैं बात करूं तो फंक्शन होता है इसका क्या, प्रोटीन का संश्लेषण करना, यानी कि प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करना। सिंथेसाइज कैसे करना वो अभी मैं आगे बताती हूँ। प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम करते हैं, मतलब प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं। और जहां पे प्रोटीन बनने का काम हुआ, मतलब जहां पे कुछ काम हुआ, काम होने वाली चीज फैक्ट्री, तो इसको बोला जाता है इसलिए प्रोटीन की कार्यशाला। क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किस सेल ऑर्गेनेली को बोला जाता है, तो किसको बोला जाएगा, आपका राइबोसोम्स। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है, तो बताओगे क्या,
माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना। आगे देखते हैं, चलिए आगे अब टाइप आता है राइबोसोम का, कि राइबोसोम के टाइप कितने होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो इसके 2 टाइप होते हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इसके 2 टाइप होते हैं। एक होता है आपका 70S वाला 70S राइबोसोम, एक होता है आपका 80S राइबोसोम। ये जो एस लिखा हुआ होता है ना, ये एक यूनिट होती है जिसको बोला जाता है स्वेडबर्ग, स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग यूनिट। और इस यूनिट का यूज कहाँ पे होता है, ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, इनकी डेंसिटी बताने के लिए, इनकी स्ट्रक्चर बताने के लिए इस यूनिट का यूज किया जाता है। तो राइबोसोम कहते हैं कैसे हैं, राइबोसोम कितनी छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं, इसको बताने के लिए भी इसलिए इस यूनिट का यूज किया जाता है। अगर मैं इसी को आगे तोड़ दूं तो ये 2 तरीके का होता है। अगर 70S को देखा जाए तो ये 2 तरीके का होता है, 30S और साथ में कितना 50S। और 80S को अगर देखा जाए तो ये 2 तरीके का होता है। ये कैसे, ये होता है 40S और साथ में आपका 60S, ठीक है, 40S और 60S। अब इसमें देखिए इसमें क्या होता है, अगर मैं यहाँ स्ट्रक्चर में इसको दिखा दूं तो जो आपका ये होता है ना, इसके ऐसे करके राइबोसोम्स के बीच में एक लेयर दिखाई देती है। ये लेयर किसकी होती है, ये होती है mRNA की। mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए, ठीक है, mRNA होता है आपका क्या, मैसेंजर आरएनए। ये कैसे होती है, ये किस तरीके से होती हैं, जो इसके 2 पार्ट हो गए, एक तो आपका स्मॉल वाला और एक आपका लार्ज वाला। अगर मैं पीछे दिखाऊं, पीछे दिखा के आपको बताऊं तो ये देखो, ये इसका एक लार्ज सब यूनिट हो गया, ये हो गया इसका स्मॉल सब यूनिट। ये दोनों यूनिट जो जुड़ी हुई होती हैं वो जुड़ी हुई किससे होती हैं, mRNA से। और मैंने mRNA आपको पिछली क्लास में बताया था क्या होता है, मैसेंजर आरएनए, जो क्या करता है, मैसेज लेके आता है कहाँ से, बॉडी के सेल के सारे पार्ट से, किस किस पार्ट में प्रोटीन की जरूरत है। मैसेज कौन लेके आता है, मैसेंजर आरएनए। तो ये राइबोसोम कहाँ पे लगे हुए होते हैं, ये mRNA पे लगे होते हैं। अब ये लगे किस तरीके से होते हैं, इस तरीके से मैं अगर बनाऊं स्ट्रक्चर तो ये देखिए ऐसे करके बहुत सारे राइबोसोम्स हो गए और ये जुड़े हुए हैं किससे, mRNA से, mRNA से जुड़े हुए हैं। जब बहुत सारे राइबोसोम एक ही mRNA से जुड़े होते हैं तो उनको बोला जाता है पॉलीसोम्स। क्वेश्चन मेनली यहाँ से बनता है कि जो पॉलीसोम्स हैं वो किसे कहा जाता है, कहा जाता है कि mRNA पर लगे हुए जो बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं उनको पॉलीसोम्स कहा जाता है। और काम मैंने इनका आपको बताया, काम क्या होता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, प्रोटीन को बनाना, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आपका राइबोसोम कंप्लीट हो गया। एक सेल ऑर्गेनेली आता है हमारा अंतःप्रद्रव्य जालिका, या इंग्लिश में बोले इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी भी अगर मैं स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाऊं तो ये सेल हो गई, ठीक है। ये सेल के अंदर न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस से लगी हुई आपको अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो इस तरीके की कुछ संरचनाएं, इस तरीके की कुछ जाल से दिखाई देंगे। ये जो जाल होते हैं ना, इन्हीं को बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में बोल दिया जाता है ER, ठीक है ना। सेल के अंदर कितनी सारी चीजें थी, और ये जुड़े हुए कहाँ होते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस से लेकर के आपके सेल मेम्ब्रेन तक जुड़े हुए होते हैं। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, एंडो मतलब अंदर, प्लाज्मिक यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रेटिकुलम नेटवर्क, जो सेल के अंदर से, इनसाइड वाले पार्ट से और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक यानी कि सेल मेम्ब्रेन तक क्या एक नेटवर्क बना दें, एक जाल बना दें, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इसकी बात करें डिस्कवरी की, तो साइंटिस्ट हुए थे पोर्टर, जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। और बात करें सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था, देखा किसने था, तो साइंटिस्ट थे हमारे गार्नियर। ये दोनों नाम याद रखिएगा, जिन्होंने ऑब्जर्व किया गार्नियर, जिन्होंने डिस्कवरी की
पोर्टर। ठीक है, उसके बाद बात करें कि जो हमारे ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो बने हुए किसके होते हैं, तो देखिए बने हुए होते हैं लिपोप्रोटीन के। ठीक है, उसके बाद बात करें कि ये मिलते कहाँ हैं, केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स। मतलब जितनी भी मैच्योर वाली सेल्स हैं जिसमें हम आते हैं, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, सभी में कौन मिलेगा, सभी में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट मिलेगा। आगे इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या होता है, कोशिका में परिवहन या ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन सेल। सेल में क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम बनाते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं। कैसे करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। मैंने बोला था ना कि न्यूक्लियस से लेकर साइटोप्लाज्म में जो आपकी बाहर वाली लेयर होती है, इसकी सेल कवरिंग कहते हैं जिसको, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक नेटवर्क बना के रखते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेते हैं और साइटोप्लाज्म को देते हैं। काम क्या हो गया इनका, न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन लेंगे, न्यूक्लियस से लगे हुए हैं, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से लगे हुए हैं, यहाँ से इंफॉर्मेशन को लेते हैं और पूरी सेल को देते हैं। सेल क्या करती है, फिर सेल अपना काम करती है आगे, है ना। इसी में आगे देखिए, अगर देखने की बात करें तो ये दो तरीके के होते हैं। अगर स्ट्रक्चर इनकी देखोगे तो दो तरीके के दिखाई देंगे। देखो आपको, अगर मैं इसमें दिखा दूं, ये बीच वाला पार्ट आपका न्यूक्लियस हो गया, इससे लगी हुई कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, आगे भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन दो तरीके की दिखाई दे रही होंगी। एक अंदर जो पर्पल वाली है वो थोड़ी कैसी दिखाई दे रही है, इनके ऊपर कुछ ग्रेन्यूल्स लगे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, और बाहर वाली कैसी है, बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल चिकनी है। तो यहीं से इनको बांट लो, एक होती है आपकी रफ वाली, एक होती है आपकी स्मूथ वाली। रफ वाली को हिंदी में बोला जाता है खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो चिकनी वाली होती है आपकी, इनको बोला जाता है चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए ये होती क्या क्या है। अगर मैं बात करूं रफ की, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो क्या करती हैं, ये राइबोसोम की उपस्थिति के कारण खुरदरी होती हैं। मैंने बोला था ना, जो अंदर आसपास वाली होती हैं इनके ऊपर थोड़े ग्रेन्यूल से दिखाई दे रहे हैं, देखो ये दिखाई दे रहे हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये किसकी वजह से है, क्योंकि इनके ऊपर क्या लगा हुआ है, राइबोसोम। अब राइबोसोम को समझ देख नाम सुनते ही क्या समझ में आया, मतलब यहाँ प्रोटीन का कुछ ना कुछ काम जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, रफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। आगे देखिए, प्रोटीन संश्लेषण और श्रावण में सहायक, अभी बात मैंने बोली थी ना, जहां राइबोसोम मिला वहां प्रोटीन का काम। प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेक्रेशन दोनों का काम करती हैं। होती कहाँ पे है, अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के चारों ओर, न्यूक्लियस के आसपास आपको ये मिलेंगी। न्यूक्लियस के आसपास मिलेंगी तो मतलब क्या हुआ, देखो न्यूक्लियस जब मैंने बताया सेल का जो मेन पार्ट है, हमने बोला था अगर ब्रेन ऑफ द सेल बोलें, कंट्रोलर ऑफ द सेल बोलें, किसको बोला था, वो बोला था हमने न्यूक्लियस को। मतलब कि सबसे पावरफुल चीज कौन है हमारी सेल के अंदर, कौन है, न्यूक्लियस। और इनका काम क्या है, बिल्कुल आपकी जो आपकी रफ वाली हैं वो क्या है, बिल्कुल न्यूक्लियस के आसपास लगी हुई दिखाई दे रही हैं। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो न्यूक्लियस के बिल्कुल आसपास में आपको दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब क्या है, क्या है कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल होंगी। जो चीज न्यूक्लियस के पास होगी वो स्टेबल अपने आप होगी। क्यों, क्योंकि पूरी सेल को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, न्यूक्लियस कर रहा है। तो इसीलिए इनको बोल दिया कि केंद्रक के आसपास होती हैं और ज्यादा स्टेबल होती हैं। अगर दूसरी तरफ देखें, इधर आपकी जो चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका है, ये स्मूथ ER बोल दो इनको, राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण चिकनी होती हैं। मतलब जो मैंने बोला, जो न्यूक्लियस के आसपास है उनके ऊपर तो राइबोसोम लगा हुआ है, तो कैसी हैं, वो रफ हैं। लेकिन जो न्यूक्लियस से हटके हैं, दूर हैं, दूर हैं का मतलब अगर न्यूक्लियस से हटके हैं तो कहाँ मिलेंगी आपको, ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है इसके आसपास मिलेंगी। तो ये क्या होती हैं, राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण चिकनी होती हैं। काम क्या करती हैं, लिपिड और स्टेरॉइड का संश्लेषण करती हैं। मैंने आपको बोला कि ये सेल वॉल के आसपास होंगी, और जो आपकी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है, आपकी लिपोप्रोटीन की, लिपोप्रोटीन नहीं, सॉरी, फॉस्फोलिपिड की। ये लिपिड होती है ना, ये काम क्या करते हैं, लिपिड को बनाने का काम करते हैं। और जो आपकी सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन होती है किसकी बनी हुई होती है, वो आपकी फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली के आसपास मिलते हैं। मैंने अभी बोला ना आपको कि सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके आसपास मिलेंगी, और मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड की। तो बनाने का काम भी किसको कर रहे हैं, लिपिड को बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट अराउंड द सेल मेम्ब्रेन, सेल के आसपास मिलेंगी मेम्ब्रेन के। उसके बाद कम स्थायी होती हैं। जो न्यूक्लियस के पास है वो ज्यादा स्थायी है, ज्यादा स्टेबल है। तो जो न्यूक्लियस से दूर है, मेम्ब्रेन के पास है, वो कैसा है, वो कम स्थायी है, यानी कि टेम्परेरी है ना, या अनस्टेबल है। ठीक है,
आगे देखते हैं, चलिए। अब देखिए, आपने 2 ऑर्गेनेली पढ़ लिए। कौन कौन से पहले पढ़े थे आपने? राइबोसोम्स। उसके बाद आपने क्या पढ़ा? उसके बाद पढ़ा आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीसरा ऑर्गेनेली आता है हमारा लवक, प्लास्टिड। प्लास्टिड देखो, इसकी डिस्कवरी की थी जो अर्नेस्ट हैक्कल साइंटिस्ट हुए, उन्होंने डिस्कवरी की थी, याद रखना। और जो लवक या प्लास्टिड इसकी टर्म दी थी, वो एक साइंटिस्ट हुए हैं हमारे शिम्पर, जिन्होंने ये टर्म दी थी। प्रेजेंस कहाँ होते हैं इनकी? देखो, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, केवल पादप कोशिकाओं में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? अभी देखो, पादप कोशिकाओं को रंग देते हैं। जो प्लांट में कलर होता है ना, हरा कलर, फ्रूट्स के अलग अलग कलर होते हैं, फ्लावर्स के अलग अलग कलर होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? क्योंकि उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या? प्लास्टिड। आपकी बॉडी के अंदर प्लास्टिड होने चाहिए। अगर आपकी बॉडी के अंदर प्लास्टिड होते, हमारी बॉडी के अंदर अगर प्लास्टिड, एनिमल सेल में अगर प्लास्टिड मिलता तो कैसा होता? कोई इंसान लाल रंग का होता, कोई पीले रंग का होता, कोई गुलाबी रंग का होता, है ना, कोई हरे रंग का होता। तो ऐसा हो सकता था? नहीं, क्योंकि क्या हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं है? हमारी बॉडी के अंदर प्लास्टिड है नहीं। इसलिए क्या हमारी बॉडी का कलर कैसा है? अभी देखो, अभी बताती हूँ। जो हमारी स्किन है, जो ह्यूमन स्किन है, उसमें एक पिगमेंट होता है, एक वर्णन होता है, वर्णक होता है, जिसका नाम होता है मेलानिन। मेलानिन ये क्या होता है? इसकी उपस्थिति पे डिपेंड करता है कि हमारा कलर कैसे होंगे। हम सांवले होंगे, हम गोरे होंगे, हम काले होंगे। ये किस पे डिपेंड करता है? ये मेलानिन पे डिपेंड करता है। इसके अंदर ऐसी सेल्स होती हैं जो हमारे कलर को डिसाइड करती हैं। कैसे? अगर मेलानिन ज़्यादा है बॉडी में, तो बॉडी कैसी, हमारा कलर कैसा होगा? तो कलर काला होगा थोड़ा। अगर मेलानिन ज़्यादा हो गया मात्रा में, तो हमारा रंग कैसा होगा? काला होगा। अगर मेलानिन कम है, तो हम ज़्यादा गोरे होंगे। ठीक है। और देखिए, हाँ, अगर हम बात करें, जो हम लोग हैं यहाँ, हम लोग रहने वाले हैं, हमारा कलर ना ज़्यादा गोरा होता है, ना ज़्यादा काला होता है, बीच का होता है। तो मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो मेलानिन है ना, वो नॉर्मल है, जितना होना चाहिए उतना है। इसका काम क्या होता है? अगर मैं इसका काम आपको बता दूं, तो ये थोड़ा सा सन से होता है। जहाँ सन ज़्यादा, मतलब सन की रेज ज़्यादा जाएंगी, वहाँ मेलानिन ज़्यादा बनेगा। जहाँ सन की रेज कम जाएंगी, वहाँ मेलानिन कम बनेगा। डिफरेंस देख लो, जैसे अफ्रीका में रहने वाले लोग हैं, वहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा काले मिलते हैं ना। क्यों मिलते हैं? वो इसी वजह से मिलते हैं, क्योंकि वो क्या, जो सन रेज है उनके कांटेक्ट में रहते हैं, और कांटेक्ट में रहने की वजह से उनकी बॉडी में मेलानिन ज़्यादा बनता है, तो उनका कलर काला होता है। और अगर दूसरे एंड पे अगर बात कर लो, अब यूरोप वगैरह के साइड की देशों की, जहाँ ज़्यादा ठंड मिलती है देखने में, वहाँ सनलाइट बहुत कम मिलती है। और जहाँ सनलाइट कम मिलती है, वहाँ उनकी बॉडी को सन रेज ज़्यादा पहुँच नहीं पाती, तो उनकी बॉडी में मेलानिन कम बनता है। बस यही रीज़न होता है कि हम ज़्यादा गोरे क्यों हैं, हम ज़्यादा काले क्यों हैं। किस पे डिपेंड किया? मेलानिन पे। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं किस पे? प्लास्टिड पे। और प्लास्टिड प्रेजेंट कहाँ होता है? प्लांट्स के अंदर। ठीक है। आगे देखिए, अगर इसके टाइप की बात करें, तो ये अलग अलग तरीके का होता है, 3 तरीके का होता है। पहला है आपका हरित लवक, जिसको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यानी कि कैसे होता है? जो प्लांट्स को ग्रीन कलर का देने का काम करे। जहां आपको क्लोरोप्लास्ट आ जाए, समझ लीजिए ग्रीन कलर। कैसे? पर्णहरित की उपस्थिति के कारण हरे, यानी कि ग्रीन कलर होता है किसका? ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ क्लोरोफिल। एक क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, जो क्या करता है, जो प्लांट्स को कैसा कलर देता है? ग्रीन कलर। जो फल देखे होंगे आपने, फूल देखे होंगे, पत्तियां देखी होंगी, जहां भी प्लांट में आपको ग्रीन कलर दिखाई दे, इसका मतलब वहां पे क्या प्रेजेंट है? वहां पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। देखो डायग्राम देख लो इसमें। देखो आगे देखो, सिर्फ प्रकाश संश्लेषक पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है। आपको पता है प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो ये प्लांट्स में तो होना ही है। उसके बाद हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, ये जो इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ये हेल्प करता है कहाँ पे? आपको फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। जैसे ये रिएक्शन ही देख लो, प्लांट क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जड़ों से क्या लेते हैं? पानी लेते हैं, और रिएक्शन करते हैं किसकी प्रेजेंट में? यहाँ इनके पास सनलाइट होनी चाहिए, प्लस साथ में क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल। मतलब प्लांट्स ने क्या किया? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ली, जो आपने छोड़ी थी, आपने ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली। प्लांट्स ने क्या किया? उसी कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, अपनी जड़ों से पानी लिया, और साथ में रिएक्शन की, किसको साथ में लेकर? सनलाइट और क्लोरोफिल को, जो ग्रीन कलर देने वाला है। और बाहर क्या निकला? C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, जिसको इन्होंने अपना फूड बनाया। साथ में जो ऑक्सीजन है,
वो बाहर छोड़ दी गई, जिसको आपने ले लिया, और जो बाकी का पानी है वो पेड़ बाहर छोड़ देते हैं, वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो क्या किया इन्होंने, अपना खाना बनाया। खाना कैसे बनाया, जो सनलाइट और क्लोरोफिल इन्होंने लिया था उससे अपना खाना बताया। तो मतलब क्लोरोप्लास्ट जरूरी है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर पिगमेंट है, कौन सा, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्यों जरूरी है, प्लांट्स को फूड बनाने के लिए, है ना। अगर इसकी आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसे डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन इसको में दिखाई देगी आपको। इसके अंदर ये देखो छोटी छोटी गोल गोल स्ट्रक्चर, अगर जैसे आप सिक्के ले लो, एक के ऊपर एक के ऊपर एक सिक्के रखते चले जाओ तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी ना, इसको बोला जाता है थाइलाकॉइड। अगर पूरी की बात करें तो पूरी को बोला जाता है ग्रेना। और इसमें से अगर एक सिक्का उठा के, एक सिक्के की अगर आप बात करोगे तो इसको बोला जाएगा थाइलाकॉइड। काम क्या हो गया इसका, मैंने आपको काम बता दिया। क्या करता है, फूड बनाने का, प्लांट में जो खाना बनता है उसको बनाने का काम किसका हो गया, आपका इसका क्लोरोप्लास्ट का। तो क्लोरोप्लास्ट ने खाना बनाया। आप देखो खाना बनाने से एक बात याद आई, जब आप घर पे खाना बनाते हो तो खाना कहाँ बनाते हो, कहाँ बनाते हो खाना, किचन में। किचन में खाना बनाया जाता है ना। ऐसे ही प्लांट्स में खाना कहाँ बनाया, क्लोरोप्लास्ट में बनाया, मतलब क्लोरोप्लास्ट के द्वारा बनाया गया। इसीलिए इसको बोला जाता है किचन ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल का किचन कौन है, क्लोरोप्लास्ट, है ना। ये सिंपल था बिल्कुल। आगे देखते हैं इसी के बारे में। एक तरीका आपका हो गया पूरा। जो प्लास्टिड होते हैं कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। एक मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट करा दिया, दूसरा होता है आपका क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या था, प्लांट को ग्रीन कलर देना। और अगर मैं बात करूं दूसरे वाले पॉइंट की, क्रोमोप्लास्ट की, तो देखो ये क्या करता है, ये हरे रंग को छोड़कर बाकी सभी रंग देता है। अब इसके बाद आप बात कर लो किसी भी फ्रूट की, सेब की, आम की, किसी भी वेजिटेबल की, खीरे की, ककड़ी की, मूली की। मूली इसमें नहीं आएगी, आगे बताऊंगी उसमें। मतलब जहां कलर की बात हो, किसी फ्लावर के कलर की बात कर लो, वो सारे कहाँ आएंगे, वो आएंगे आपके क्रोमोप्लास्ट में। जैसे कि ये मतलब जरूरी होता है किसके, हरे रंग को छोड़कर सारे कलर देता है बाकी। देखो जैसे कुछ वर्णील लवक, मैंने कुछ वर्णील लवक यहाँ पे उठाए जो कुछ प्लास्टिड हैं। कौन कौन से, जैसे आपने देखोगे सनफ्लावर, उसका येलो कलर होता है। येलो कलर किसकी वजह से होता है, उसके अंदर एक पिगमेंट मिलता है, कौन सा, ज़ैंथोफिल। मतलब फ्रूट्स में या फ्लावर में जहां भी येलो कलर की बात होगी उसमें एक पिगमेंट मिलेगा, कौन सा, ज़ैंथोफिल। उसके बाद जैसे टमाटर हो गया, टमाटो का जो लाल रंग होता है उसमें होता है पिगमेंट ल्यूकोपिन। ये पेपर में आने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है सारे, ये याद रखने पड़ेंगे। सनफ्लावर में कौन सा, ज़ैंथोफिल। टमाटो में बात करूं, लाल रंग जहां भी देगा कौन देगा, ल्यूकोपिन। उसके बाद कैरेट, कैरेट में रेड कलर नहीं होता, थोड़ा गाजरी होता है, उसको गाजर बोला जाता है, तो उसमें एक पिगमेंट होता है कैरोटीन, है ना। अगर बात करें बीटरूट, चुकंदर की, तो उसमें होता है बिटानिन। ये याद रखने वाली चीज है। अब देखो एक पॉइंट होता है कि क्लोरोप्लास्ट, क्या बताया था क्लोरोप्लास्ट के बारे में, प्लांट को ग्रीन कलर देने का काम करेगा। अब मैं आपको बोलूं कि एक आम है, जब आप आम पेड़ से तोड़ते हो तो कैसा होता है, वो कच्चा, उसको भी आप खाते हो, है ना। और दूसरी जब वो पक जाता है तब भी आप खाते हो। जब वो कच्चा होता है तो उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है, मतलब उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। और जब वो पक गया तो उसका येलो कलर आ गया, उसके मतलब उसके अंदर पिगमेंट आ गया, कौन सा, येलो वाला, येलो कलर देने वाला। तो कहने का मतलब है कि जो क्लोरोप्लास्ट है आपका, वो आगे जाके चेंज हो सकता है, कैसे, क्रोमोप्लास्ट में। लेकिन क्रोमोप्लास्ट चेंज नहीं हो सकता पीछे वापस, किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। जैसे देखिए चिल्ली, जो मिर्च आप खाते हो, मिर्च का कलर कैसे होता है, जब पेड़ पे लगी हुई होती है ग्रीन, और ग्रीन को भी हम खाने में यूज करते हैं, आगे जाके उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड, उसको भी यूज करते हैं। लेकिन ऐसा कभी देखा है कि रेड से वापस जो मिर्च है वो ग्रीन हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता ना। तो क्या मत कहने का मतलब क्या हुआ, जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वो चेंज हो जाएगा किसमें, क्रोमोप्लास्ट में। लेकिन वापस से किसमें, जो क्रोमोप्लास्ट है वापस से चेंज नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट में। ऐसे ही टमाटर की बात कर लो, टमाटर स्टार्टिंग में कैसा होता है, ग्रीन, लेकिन पकने के बाद कैसा होता हो जाता है, लाल। तो मतलब कहने के बाद, पकने के बाद इसके अंदर क्या आ जाता है, क्रोमोप्लास्ट आ जाता है, वो भी कौन सा, टमाटर का आपको बताया था अभी, ल्यूकोपिन पिगमेंट है इसके अंदर। ठीक है, पहले हो गए आपको जो ग्रीन कलर देंगे प्लांट्स को, दूसरे हो गए जो प्लांट्स को बाकी सारे कलर देंगे, तीसरे होते हैं जो कोई कलर ही नहीं रखते अपने पास, जिनको बोला जाता है ल्यूकोप्लास्ट या एवर्नी लवक। अब इनको देखो, फॉर ट्रांसपेरेंट कलर,
ट्रांसपेरेंट कलर प्लांट में कहाँ मिलेगा? प्लांट का नीचे वाला पार्ट देखा है, जड़ों वाला, उसमें कोई कलर नहीं होता। तो जड़ों में कौन से मिलते हैं आपको? ल्यूकोप्लास्ट मिलते हैं। अगर मैं इसके बात करूं इसके फंक्शन की, तो काम क्या करते हैं? भोजन का संग्रहण करते हैं। भोजन का संग्रहण ये 3 तरीके से करते हैं। एक होते हैं इनमें माइलोप्लास्ट, एक होते हैं एल्यूरोप्लास्ट, एक होते हैं इलियोप्लास्ट। जो माइलोप्लास्ट होते हैं वो किसका संग्रहण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का। जो एमाइलोप्लास्ट होते हैं वो स्टोरेज करते हैं किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। दूसरे एल्यूरोप्लास्ट जो होते हैं वो एमिनो एसिड और प्रोटीन जो होते हैं उनको स्टोर करने का काम करते हैं। और तीसरे हैं आपके इलियोप्लास्ट, जो स्टोर करते हैं फैट को और ऑयल्स को। देखने में कुछ ऐसे होते हैं। अगर नेक्स्ट आपकी बात करते हैं हम लाइसोसोम की। लाइसोसोम की अगर बात की जाए तो देखो ये वाली टर्म जो है ना, ये मैं आपको बाद में कराऊंगी। पहले इसकी डिस्कवरी देखो, एक साइंटिस्ट थे डुडुवे, जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। ये टर्म भी इन्होंने दी थी, है ना। अगर प्रेजेंट की बात करूं, प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? तो एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होते हैं। रेयरली चांस होता है कि जो इंसेक्टिवोरस, आपके जो कीट भक्षी पौधे होते हैं उनमें देखने के लिए मिल जाते हैं। फंक्शन क्या होता है? ये कोशिका के अंदर पाचन करते हैं। पाचन करते हैं, पाचन का मतलब क्या? कोशिका के अंदर पाचन का काम करते हैं, मतलब कि ये करते हैं इंटर सेल्यूलर डाइजेशन। आप जब खाना खाते हो तो उसका डाइजेशन होता है ना, ऐसे इसका भी काम होता है। ये सेल के अंदर डाइजेशन करने का काम करता है। सेल के अंदर डाइजेशन करता है। डाइजेशन कैसे करता है अभी मैं आपको बताऊंगी। जैसे जीवाणु जो होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं यानी कि बैक्टीरिया, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका डाइजेशन करता है। करता कैसे है? इसके अंदर एक एंजाइम होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अब देखो, अगर देखने के लिए मैं आपको बताऊं, आपका लाइसोसोम हो गया, ये एक स्ट्रक्चर हो गई, है ना। इसके अंदर एक एंजाइम भरा हुआ होता है जिसका हमने नाम दिया था अभी, क्या? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इसके अंदर होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इसमें सेल के अंदर क्या होता है? जो सेल के अंदर जो आप बॉडी में आप कुछ खाते हो, उसके अंदर ऐसा कोई टॉक्सिक पदार्थ चला जाता है, टॉक्सिक कंपाउंड चला जाता है, जिसका डाइजेशन सेल नहीं कर पाती, जिसका डाइजेशन सेल के अंदर नहीं हो पाता। तो सेल क्या करती है? उसको उठा के देती थी है किसको? आपके लाइसोसोम को। लाइसोसोम क्या करता है? उसके अब वो जो पदार्थ है वो इसके अंदर आ गया। ये क्या करता है? इसके अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है उसको इसके ऊपर छोड़ देता है ना। इसके ऊपर छोड़ा तो क्या हुआ? इसके ऊपर छोड़ दिया, उस पार्ट का क्या हुआ? डाइजेशन हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सेल का डाइजेशन करने का काम करता है। अब अगर ये टर्म देखो, सुसाइडल बैग, सुसाइड यानी कि जो अपनी हत्या कर ले, अपने आप को खुद मार ले, आत्महत्या की थैली। या बात करें डिस्पोजल बैग, डिस्पोजल बैग इसको क्यों बोला जाता है? बात करें एटम बम, एटम बम क्या होता है? फटता है, तो एटम बम क्यों बोला जाता है? या स्कैवेंजर ऑफ सेल यानी कि कोशिका का सफाई कर्मी, इसको क्यों बोला जाता है? देखो, इसके अंदर इसका काम क्या होता है? जब इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। अगर मैं बात करूं, अगर एग्जांपल के लिए आपको समझाऊं, तो कैंसर हो गया, जैसे ब्लड कैंसर होता है। ब्लड कैंसर कैसे होता है? ब्लड कैंसर में जो व्हाइट ब्लड की सेल्स होती हैं वो ज़्यादा बनती हैं। जो व्हाइट ब्लड की सेल होती हैं वो उसके अंदर ज़्यादा बनती हैं। ज़्यादा बनने का काम क्या हो गया? ये क्या करता है? जितनी ज़्यादा व्हाइट ब्लड सेल्स मिलेंगी उतना ज़्यादा उसकी बॉडी के अंदर क्या बनेगा? लाइसोसोम बनेगा। सेल्स के अंदर प्रेजेंट है ना, तो जितनी सेल्स जितनी ये बनी आपकी व्हाइट ब्लड कार्पल्स, उतने ज़्यादा क्या बने? आपके लाइसोसोम बने। जितने ज़्यादा लाइसोसोम बने उतना ज़्यादा उसके अंदर क्या बना? हाइड्रोलिटिक एंजाइम बना। और हाइड्रोलिटिक एंजाइम का काम क्या होता है? जब ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो ये क्या कर देता है? ये सेल को फोड़ देता है, सेल को ब्लास्ट कर देता है, उसको मार देता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है, अब ये उसका खुद का काम हो गया ना। सुसाइडल बैग इसको इसीलिए बोला जाता है। क्या करता है? इसके अंदर कोई ऐसा टॉक्सिक पदार्थ आ जाए जिसको ये मार ना पाए, तो ये क्या करता है? ये पूरे अपने आप को ही खत्म कर लेता है, अपने आप को खत्म कर लेता है। तो इसके आसपास जो जितनी भी सेल्स होती हैं उन सबको मार देता है। तो क्या बोला जाता है? एटम बम बोला जाता है, यानी कि सफाई करने का काम करता है। डिस्पोजल बैग बोला जाता है। स्कैवेंजर सेल इसको इसीलिए बोला जाता है। मैंने आपको जैसे बताया कि ब्लड कैंसर जो होता है उसमें जो आपकी WBC ज़्यादा बनती है, WBC ज़्यादा बनती है, सेल होती है, तो मतलब इसका बनने का काम होता है। बनने का काम होता है तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी ज़्यादा बन जाता है। अब वो ज़्यादा बन जाता है तो सेल ब्लास्ट कर जाती है। तो बस इसीलिए इसको बोला जाता है। अगर आपसे पूछे सुसाइडल ऑफ द बैग,
तो क्या होगा, लाइसोसोम होगा। डिस्पोजल ऑफ द सेल पूछे तो आपका लाइसोसोम होगा। एटम ऑफ द सेल पूछे तो भी, और स्कैवेंजर ऑफ द सेल तो भी लाइसोसोम। अब देखो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, ये एंजाइम होता है, ये अलग होता है, और ये लाइसोसोम जो होता है ये सेल का ऑर्गेनेली होता है। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, इसका ध्यान रखना है ना। आगे देखते हैं, बात करें कि लाइसोसोम जो होता है वो प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे होता है। तो देखो एक बार डब्ल्यूबीसी, अभी मैंने बताया था ना, डब्ल्यूबीसी जो आपकी वाइट ब्लड कार्पल्स होती हैं, वाइट ब्लड कोशिकाएं होती हैं, उनमें मिलता है। उसके बाद बात करें कफर सेल जो आपकी लीवर की सेल्स होती हैं उनके अंदर मिलता है। ऑस्टियोक्लास्ट जो हड्डी को बनाने वाली सेल होती हैं उनके अंदर मिलता है। मैक्रोफेज आपके खून के अंदर मिलता है। जो स्प्लीन, प्लीहा, तिल्ली जिसको आप आगे पढ़ोगे उसके अंदर मिलता है। पैनक्रियास जो अग्नाशय होता है आपका उसके अंदर मिलता है। बात करें सलाइवा की, लार की, तो लार के अंदर भी आपका लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। और काम क्या होता है इसका, अपने आप को ब्लास्ट कर देना है ना, इसलिए इसको क्या बोला, एटम ऑफ द सेल। आगे बात करें इसकी, आगे देखिए, आगे अगला आपका सेल ऑर्गेनेली आया वैक्यूल। वैक्यूल मतलब रिक्तिका, रिक्तिका मतलब रसधानी, आप इसको रिक्तिका भी बोल सकते हो। जो सेल, देखो फिर से मैं बनाऊं, अगर ये सेल हो गई, सेल के अंदर न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के साथ माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट भी हो गया। उसके बाद मैंने बात करी छोटे छोटे राइबोसोम्स हो गए। उसके बाद मैंने बात करी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हो गए। इतनी सारी चीजें हो गई। साथ में होता है कि सेल के अंदर एक खाली जगह दिखाई देती है ना, सेल के अंदर एक खाली जगह होती है जिसको बोला जाता है वैक्यूल्स। इसका काम क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। देखो, फ्री स्पेस इन द सेल, यानी कि सेल के अंदर जो खाली स्थान होगा उसको क्या बोलोगे आप, रसधानी या वैक्यूल, है ना, या रिक्तिका। एकल झिल्ली संरचना है, एकल झिल्ली। इससे पहले भी मैंने आपको एक ऑर्गेनल बताया था जिसमें एक झिल्ली मिलेगी, नहीं मैंने बताया था जिसमें एक भी झिल्ली नहीं होगी, क्या था वो, राइबोसोम था ना। ऐसे देखो, काम क्या है इसका, जो जल है, खनिज है, जो पोषक तत्व हैं, इनको संग्रहित करने का काम करता है, इनको अपने पास स्टोर करने का काम करता है। आगे आप देखोगे इसका आकार पादप कोशिकाओं में बड़ा तथा जंतु कोशिकाओं में छोटा होता है। अब ये किस लिए होता है, देखो मैंने इसका काम बताया क्या, जल को अपने पास, पानी को अपने पास स्टोर करके रखेगी। और अगर मैं बात करूं जो प्लांट सेल होती है या एनिमल सेल होती है, प्लांट और एनिमल में डिफरेंस देख लो। एनिमल क्या होता है, एनिमल उसको पानी की जरूरत हो, हमको पानी की जरूरत हो तो हम जाके पानी पी सकते हैं। लेकिन प्लांट के अंदर क्या होता है, प्लांट को अगर आप एक दिन पानी ना दो तो क्या वो सूख जाएगा, नहीं, क्योंकि उसके अंदर वैक्यूल होते हैं, वो पहले से अपने पानी को अपने पास एब्जॉर्ब करके रखते हैं। जो उसमें जितने मिनरल्स की जरूरत होती है वो अपने पास किस में भर के रखता है, वो अपने वैक्यूल में भर के रखता है। इसलिए प्लांट सेल में ये साइज में बड़े होते हैं और हमारी बॉडी में ये छोटे होते हैं। ठीक है, अगर इसके फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये काम करता है अपशिष्ट का प्रबंधन, वेस्ट का मैनेजमेंट करता है, बॉडी के अंदर जो वेस्ट आ जाता है ना उसका मैनेजमेंट करता है। आगे देखो, कोशिका की अम्लता और स्फीति दाब को बनाए रखने का काम करता है, मेंटेन द सेल एसिडिटी एंड टर्गर प्रेशर। जो सेल के अंदर टर्गर प्रेशर बनता है, बाहर की जो उसकी भित्तियां होती हैं उनसे जब सेल के ऊपर दाब बनता है तो उसको मेंटेन करने का काम किसका होता है, वैक्यूल्स का। प्रेशर जब बन जाता है तो ये पानी को बाहर छोड़ देता है ना, और जब स्फीति दाब इसको वापस से बनाना हो तो पानी को अपने पास एब्जॉर्ब करके रख लेता है। ठीक है, ये काम होता है वैक्यूल का। इसके बाद लास्ट में कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं में किस अंग में प्रकाश संश्लेषण होता है, इन विच ऑर्गेनेली ऑफ द प्लांट सेल डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेसेस। फोटोसिंथेसिस किस में होती है, मैंने आपको बताया था जहां पे क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल कहाँ मिलेगा आपको, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है ना, आगे देखते हैं, चलिए आगे है रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं। मैंने बताया था ना जो पेड़ों की जड़ों में मिलेंगे, जो प्लांट्स की रूट्स में मिलेंगे, उनको क्या कहेंगे, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है ना, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है आपका, पादप अपने किस अंग का उपयोग अपशिष्ट पदार्थों के संग्रहण के लिए करते हैं। वॉट आर कलरलेस प्लैंक्टन कॉल्ड। ये क्वेश्चन ये इंग्लिश में गलत दे दिया है, हिंदी में देख लो आप। पादप अपने किस अंग का उपयोग अपशिष्ट पदार्थों के संग्रहण के लिए करते हैं। किसको बताया था मैंने, अभी पिछला ही टॉपिक गया है बिल्कुल। किसका काम है ये, वैक्यूल का या रसधानी का, है ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिकाओं में स्टार्च, प्रोटीन और तेल के कण को संग्रहित करने का काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स स्टार्च, प्रोटीन एंड ऑयल ऑर्गेनेलीज, ऑयल ग्रेन्यूल्स इन ए प्लांट सेल। कौन होगा, सारी चीजें अपने पास स्टोर करके कौन रखेगा,
ल्यूकोप्लास्ट मैंने कहा था ना, जो फूड को स्टोर करने का काम करते हैं प्लांट में। आगे देखो, निम्न में से किसे पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है? किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द प्लांट सेल किसको बोला जाता है? जहां खाना बनाने का काम होता है। खाना बनाने का काम किसका होता है? आपका क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, आगे देखिए, आगे पूछा गया है प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा, या हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि ये सेल होती है, ये इसका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ मटेरियल भरा पड़ा हुआ होता है लिक्विड वाला, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो सेल के अंदर भरा हुआ होता है ऐसा ही लिक्विड, इसको क्या बोला जाता है? इसको आप बताओगे, इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिलने के बाद क्या बनता है? दोनों को मिलने के बाद बनता है आपका प्रोटोप्लाज्म। मतलब जब आपसे न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल की बात की जाए तो न्यूक्लियोप्लास्ट यानी कि केंद्रक द्रव्य, और जब सेल के मटेरियल की बात की जाए यानी कि न्यूक्लियस के बाहर वाले भाग की, तो साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। जब आपसे पूरी सेल की बात की जाए कि सेल के अंदर पूरी के अंदर क्या होता है, तो प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य। ठीक है ना? इसने पूछा कि इस शब्द को गढ़ा किसने था, इस शब्द को दिया किसने था, तो एक साइंटिस्ट हुए थे पुरकिंजे, जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली सुसाइडल बैग्स कहा जाता है? किसको कहा जाता है जो अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है अपने आप से? कौन होते हैं वो? कौन होते हैं? आपके लाइसोसोम। यहाँ गलत दिया हुआ है, इसको लाइसोसोम लिख लेना। ठीक है, यहाँ तक थी आपकी क्लास। स्टार्टिंग में जो कुछ 3 क्वेश्चन मैंने लगाए हुए हैं उसको आप पहले कर लोगे, और करने के बाद कमेंट में उनके आंसर दोगे। ठीक है, यहाँ तक की क्लास आपकी बहुत अच्छी रही। चलो चलिए यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।